हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं कॉफ टीवी। We'll get to, when will we get the first people to Mars? I think we have a decent shot of doing that in about, I'd say like call it 5 years, something like that. ये 1 फ़रवरी 2021 को क्लब हाउस ऐप पर लिया गया एलन मस्क का फर्स्ट इंटरव्यू है, जहां उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगले 4 से 5 सालों में इंसानों को मार्स यानी कि सारा मरीख पर पहुंचाया जाएगा और मार्स यानी कि मरीख को एक हैबिटेबल प्लेनेट बना देंगे। सो मतलब काइंड ऑफ लाइक 2025 या 2027 तक मार्स एक हैबिटेबल प्लेनेट बन जाएगा। अब इसमें हैरान कुन बात यह है कि नासा वालों ने तो ये कहा था कि हाँ, मार्स को हैबिटेबल तो बनाया जा सकता है, बट उसमें एटलीस्ट 2033 हो जाएगा। चलो ये बात भी मान लेते हैं कि हो सकता है एलन भाई के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और हो सकता है कि वो ये सारा ऑपरेशन इस स्पीड में एक्सपेडाइट कर रहे हैं कि ये 2025 तक पॉसिबल हो पाएगा। मगर क्या आपने ये सोचा है कि नासा और एलन मस्क दोनों हाथ धोकर मार्स के पीछे क्यों पड़ गए हैं और कोई दूसरा प्लेनेट इन दोनों को आखिर नज़र क्यों नहीं आ रहा? जब इस सवाल को मद्देनज़र पे डालकर मैंने थोड़ा सोचा और इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो तब मैंने ये समझा कि इस सवाल का तो कोई असल में जवाब ही नहीं है, भाई ये तो एक कॉमन सेंस है। अगर आपको इसके पीछे का कॉमन सेंस नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लेनेट हमारे सूरज से ज़्यादा दूर है तो क्लियर सी बात है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, जैसा कि फॉर एग्जांपल प्लूटो, और वहीं पर दूसरी तरफ जो सियारा सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है जैसा कि मरकरी या वीनस, इस जैसे सियारों को सूरज की गर्मी और रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा और यकीनन वहाँ पर लाइफ जिंदा नहीं रह पाएगी। सो सीधी सी बात है, मरकरी, वीनस और प्लूटो हमारी चेकलिस्ट से हुए बाहर और अब बात रह गई मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और इवन नेपच्यून की। बट मार्स के अलावा ये सारे प्लेनेट तो गैसेस, मेरा मतलब फॉर्म में है, यानी आप इसकी सतह पर चढ़ोगे भी तो आप सीधा नीचे की तरफ गिरते चले जाओगे जब तक आप इनकी कोर तक ना पहुंच पाओ। सीधी सी बात है, वहाँ नहीं रहा जा सकता बिकॉज ऑफ इमेंस एंड इंटेंस प्रेशर, और इसी वजह से इन सारे प्लैनेट्स को गैस जायंट्स भी कहा जाता है। और इसीलिए वी आर लेफ्ट आउट विद सोलर सिस्टम ओनली सियारा जो सूरज से ना तो इतना नज़दीक है और ना ही इतना दूर, और वो है मार्स। और ये एक चट्टानी प्लेनेट भी है, यानी कि हमारी ज़मीन की तरह इस पर पहाड़ भी मौजूद हैं। और जैसे ही साइंसदानों ने ये रियलाइज़ किया तो फटाफट उस पर अपनी आंखें जमा ली और दुनिया भर की तहकीक पर लग गए और इस काम पर भी लग गए कि उन्हें नज़दीक से अब मार्स को हर हाल में देखना ही है। और दोस्तों, हमने देखा कि प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल भी हुई जब 1997 में नासा ने सबसे पहला रोवर मार्स पर लैंड करवाया। उस रोवर ने वहाँ की मिट्टी को टेस्ट किया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसने ज़मीन पर भेजी, पर वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं कर पाया। वो एक बहुत ही ख़ास एलिमेंट से अनजान था जो कि आगे जाकर इंसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। वो है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिससे हमारा जिस्म 70% कंटेंट से बना है। यस, यू गेस इट राइट, इट्स वाटर। 31 जुलाई 2008 में फीनिक्स मार्स रोवर ने कंफर्म किया कि पानी इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस मार्स पर मौजूद है। और तो और ये बात भी सामने आई कि मार्स के पास उसका अपना एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। और ये सब देखकर साइंटिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि एक दिन ज़रूर आएगा जब वो अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट के ज़रिए ज़मीन की तरह मार्स को भी अपना घर बनाएंगे। फीनिक्स रोवर ने जितनी भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया उस सारी इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया एलन मस्क ने। उन्होंने कहा जब साइंटिस्ट ने कहा है कि मार्स को हैबिटेबल बनाया जा सकता है तो फिर बनाया जा सकता है। तो एलन ने सोचा कि क्यों न मैं ही अपनी टीम ऑफ साइंसदानों को सबसे पहले मार्स पर भेजकर ये काम शुरू कर दूं। लेकिन ये मार्स पर जाना है, किसी ऐसी वैसी जगह पर तो नहीं जाना, तो ये सफ़र काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है और इस काम पर लगेगा पैसा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पैसा। और इस पैसे को हासिल करने के लिए एलन मस्क ने फेब 2021 को $5 बिलियन यानी कि 12.8 करोड़ के बिटकॉइंस खरीद लिए, मतलब अपनी वेल्थ का 2% शेयर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। और इस इन्वेस्टमेंट के कुछ मंथ में ही एलन के डॉलर्स डबल हो गए। तो खैर, हम जा रहे थे मार्स पर घर बनाने। अब हमें एक सियारा भी मिल चुका है जिसमें इंसानों को बसाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ भी लगने वाले हैं। मार्स को एक्सप्लोर करना तो हमने 1997 से ही शुरू कर दिया था, पर जैसे ही हमें मार्स पर एटमॉस्फेयर और पानी मिलने की खबर मिली तो उसके बाद ही मार्स की खोज को एक्सप्लोरेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेज पर ले जाया गया। मरीख को लेकर साइंटिस्ट और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गए और फिर उन्होंने वहाँ और भी ज़्यादा रोवर्स भेजे। वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी, इन सारी चीज़ों की डिटेल में जांच पड़ताल की गई। उधर पाए जाने वाली हर एक एलिमेंट पर रिसर्च की और उस रिसर्च के पीछे मकसद तो साफ था
कि क्या पता हमें वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमारी स्पेस की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। तो चलिए फिर मार्स के बारे में हमने क्या क्या जाना और मार्स पर रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी उसकी भी एक लिस्ट बनाते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं? हवा और पानी, राइट। पर यहीं पर मामला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मार्स के पास अपना एटमॉस्फेयर तो है बट उसमें ऑक्सीजन तकरीबन ना होने के बराबर है। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 0.6% है। इसलिए अगर मान लें कि इंसान विदाउट स्पेस सूट मार्स पर उतरे तो समझ लो उसका काम तमाम, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। उसका कुछ ऐसा हाल भी हो सकता है। तौबा। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से बर्फ पानी में नहीं बदलेगी बल्कि सप्लीमेंट होकर गैस में तब्दील हो जाएगी। और अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में बताया था कि मार्स पर पानी बर्फ की सूरत में मौजूद है। वेल यस, हमारे साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि जिस फॉर्म में वो मौजूद है वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता, मतलब उसको मेल्ट करके पानी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और तो और मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि सूरज की किरणें सतह तक पहुंचती तो हैं लेकिन रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस स्पेस में चली जाती हैं, यानी कि आसान लफ्जों में वहाँ 24/7 सिर्फ ठंड ही रहती है। दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन का बहुत ही मोटा थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिस वजह से जब सूरज की किरणें इस पर टकराती हैं तो ज़मीन का एटमॉस्फेयर वो सारी हीट को अंदर रखकर इंसुलेट कर देता है, यानी कि जैसे कोई ब्लैंकेट हीट को महफूज कर लेता है। तो इस तरह से ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मार्स की फ़िज़ा में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत ही कम मिकदार में ऑक्सीजन है, यानी वहाँ कोई ओजोन लेयर भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को सीधा मार्स पर आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वजह से हमारी स्किन के डीएनए भी डैमेज हो जाएंगे, जिससे कैंसर और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हमें लग जाएंगी। और अब दोस्तों आपकी जहानत का छोटा सा टेस्ट लिया जाए, तो सवाल को स्क्रीन पर पेश किया जाए प्लीज़। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमें ज़मीन पर स्टेबल रखता है? और अगर आपका जवाब था ग्रेविटी, जिसे कशिश शकल भी बोलते हैं, सो यू आर राइट। तो इसी फोर्स की वजह से हम ज़मीन पर अपराइट स्टिल रहते हैं। बट यही फोर्स मार्स पर ज़मीन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, मतलब अर्थ के मुकाबले में 3 गुना कम है। और तो और ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड जो हमें स्पेस की ख़तरनाक रेस से बचाती है वो मार्स पर है ही नहीं। ये सारा रियल चैलेंज है जो एलन मस्क को फेस करना होगा। यानी कि बॉस, हमें एक आइडिया मिल गया कि ये सारी परेशानियां हैं जो मार्स पर हम फेस करेंगे। दोस्तों, हमें एक टेक्निक या स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम इन सारी परेशानियों से दूर रह सकें। तो चलिए अब इनके सलूशन की तरफ, जो साइंटिस्ट और एलन भाई ने दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से ये सिर्फ एक जुगाड़ है, बल्कि किसी तरह मुमकिन ही नहीं है। सो दोस्त, हमारा प्रॉब्लम था माहौल का, यानी मार्स के एटमॉस्फेयर का। अब फ्रेंड्स, हमें पता है कि मरीख का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ही कम है और वहाँ की हवा में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है। मतलब हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर को थिक डेंस बनाने के लिए दूसरी गैसेस को लाना होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भर भर कर मौजूद हैं। लेकिन ज़मीन पर गैसेस इतनी मिकदार में भी नहीं है कि हम रॉकेट्स की मदद से ज़मीन से गैसेस को मार्स पर ट्रांसपोर्ट कर सकें। हमें या तो मार्स पे ही या फिर स्पेस में ऐसा सोर्स तलाश करना होगा जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों। दोस्तों, प्रॉब्लम जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है और इसका जुगाड़ इतना आसान ना होगा एलन बाबू। इसीलिए हमारे स्मार्ट साइंसदानों ने इसका जुगाड़ भी स्मार्ट निकाला है, जो कुछ यूँ है कि हमें स्पेस में मौजूद कॉमेट्स को यानी शहाब साकिब को आवारा खला में घूमती बड़ी चट्टानों को अपने रास्ते से भटकाना होगा, ताकि वो मार्स की तरफ आने लगें और मार्स से सीधा बम्बार्ड कर सकें। और इसीलिए हमें ऐसे रिबोट्स की भी नीड होगी जो कॉमेट्स को स्कैन करके उनके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा सके और फिर उनका रास्ता चेंज करके मार्स की तरफ लाने में मदद भी कर सके। एक मीडियम साइज कॉमेट में सिर्फ 5% ही नाइट्रोजन होता है, यानी हमें कम से कम 10,000 कॉमेट्स की ज़रूरत होगी मार्स पर एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। जैसे ही ये कॉमेट्स मार्स से टकराएंगे तो मार्स की फ़िज़ा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स वहाँ फैलने लगेंगे और एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता थिक होता चला जाएगा। बाय द वे, बहुत ही कमाल का सलूशन है और ये अब तक का पहला जुगाड़ है और जब तक साइंटिस्ट को इससे कोई बेटर वे ना मिल जाए तब तक हमें इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, यानी कि लिक्विड वाटर, पानी का मार्स पर होना।
अब फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंसेंटिव ये है कि हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी आधा सॉल्व हो जाएगा। वो इसलिए कि जैसे ज़मीन के एटमॉस्फेयर में सूरज की किरणें आती हैं तो उसका एटमॉस्फेयर उसे अपने अंदर रोक लेता है, तो ऐसा ही बिल्कुल सेम मैकेनिज्म मार्स को भी वार्म करेगा। तो अब बर्फ़ गैस बनकर उड़ेगी नहीं बल्कि पानी में चेंज हो जाएगी। अब आप कहोगे कि पहले वाला जुगाड़ तो लगाना चाहिए, कैसे ये ब्रिलियंटली दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मार्स की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, यानी कि एटलीस्ट 100 फीट गहरा समंदर बन जाएगा जिसमें लैंड बेस्ड लाइफ का होना नामुमकिन होगा। सो देखा जाए तो इसका सलूशन काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ी सी स्ट्रगल लगेगी। वो इस तरह के हम मार्स की ज़मीन को खोद कर बड़े बड़े गड्ढे बना देंगे जिसमें बड़े बड़े तालाब, नदियाँ और दरिया समा जाएंगे। सूरज की किरणों की वजह से जब पानी भाप बनकर बादलों में तब्दील होगा तो आगे चलकर बारिशें भी होंगी। मतलब अब मार्स पर वाटर साइकिल भी स्टार्ट होने लगेगा और जिसकी वजह से मार्स पर आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग मौसम भी बनना शुरू हो जाएंगे और अब मार्स रेड प्लेनेट से ब्लू प्लेनेट बनता हुआ नज़र आने लगेगा। पर अभी भी वहाँ के एटमॉस्फेयर पर गौर किया जाए तो एक चीज़ मिसिंग है और उसके बगैर तो इंसानों का रहना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो वो चीज़ कौन सी है? अगर आप लोग सोच रहे हो ऑक्सीजन, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन अब सब कुछ तो आ चुका, पर ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? यस, प्रॉब्लम डेफिनेटली अराइव, बट वी हैव टीम ऑफ साइंटिस्ट और उनके लिए ऑक्सीजन लाना तो बच्चों का खेल है। क्या आपको मालूम है जब हमारी ज़मीन बन रही थी यानी अर्थ पर भी ऑक्सीजन की कमी हुआ करती थी, बट आज ज़मीन को देख लो, यहाँ 22% ऑक्सीजन फिज़ा में मौजूद है। बट डू यू नो इस चीज़ का क्रेडिट किसको जाता है? ये मसीहा है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्लोरोफिल मतलब वो ग्रीन एलिमेंट पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे सारे पेड़ पौधे। और फिर क्या, हमें बस इस बैक्टीरिया को मार्स के पानी पर छोड़ना है और ये खुद ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भर देंगे। सिंपल सा सोल्यूशन है, नो रॉकेट साइंस। हम रोवर्स में साइनोबैक्टीरिया भर देंगे और आप मार्स पर जाकर रिलीज कर देना, राइट? और अब सोचो इसके बाद क्या बचा है? यस, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। मार्स के चारों तरफ चेन्स ऑफ मैग्नेट्स लगा देंगे जो 24/7 मार्स के गिर्द घूमते रहेंगे और उनकी एनर्जी और मूवमेंट से जो फोर्स जनरेट होगा, भला वो कौन सा फोर्स होगा? वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल फोर्स। और तो और इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्पेस के खतरनाक वेव्स को मार्स के एटमॉस्फेयर में आने से भी रोकेगा। तो दोस्तों, ये थे वो प्रॉब्लम्स और उनके इम्पॉसिबल सॉल्यूशन, एटलीस्ट अभी तक तो। बाकी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हो सकता है इतनी एडवांस हो जाए कि ऐसे जुगाड़ लगाए जा सकें, बट सबसे पहले तो एलन मस्क को चाहिए कि एक ट्रुप मून पर भेजे, जिससे एटलीस्ट अमेरिका पर लगा ये धब्बा तो साफ हो सकेगा कि आखिर वो चांद पर गया भी था या नहीं। तो फ्रेंड्स, मार्स पर इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस तरह के सॉल्यूशंस क्या क़यामत तक भी पॉसिबल हो सकेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियोस को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।